अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने डिस्कस किया था, शुरू कर रखा था बायोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन डिटेल से देख लिया था। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करने लगे हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। कल डियर स्टूडेंट्स मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मतलब कि इसका साइंस का क्या ताल्लुक है बायो के साथ, और फिर हमने बायो को डिवीजन्स में क्यों डिवाइड किया, और आगे फिर मजीद बायो की ब्रांचेस में इसको क्यों डिवाइड किया गया। ठीक है, आज हम इसकी ब्रांचेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। अगर आप मॉर्फोलॉजी की लफ्ज को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा। एक क्या है हमारे पास मॉर्फ, और दूसरा हमारे पास क्या है लोजी, लोगोस। लोगोस का मतलब हमें क्या पता है, क्या है कि स्टडी, और मॉर्फ स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं शेप। कि मॉर्फोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक मॉर्फ और दूसरा लोगोस। मॉर्फ स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर एंड लोगोस स्टैंड फॉर स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप को भी डिस्कस करना है और स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम एक प्लांट ले लें, हमारे पास क्या है, एक ये पौधा है, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखना चाहें तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएंगी, रूट्स। ये हमारे पास क्या है बेटे, स्टेम। ठीक है, और ये क्या आ जाती हैं, लीव्स, और यहीं पर क्या मौजूद होती है, फ्रूट्स भी मौजूद होते हैं। मतलब आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजी की कि रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स आर द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास एक कंप्लीट मॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एनाटॉमी। डियर स्टूडेंट्स, आप एनाटॉमी को भी मतलब अगर गौर से देखें तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक एना और दूसरा टोमी। दो ही ग्रीक वर्ड्स हैं। एना स्टैंड्स फॉर अप एंड टोमी स्टैंड्स फॉर कट, कटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है कि एनाटॉमी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैं जो ये वर्ड मैंने लिखे हैं कि एना मींस अप, टोमी मींस कटिंग, तो दरअसल डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब भी किसी चीज की डाइसेक्शन होती है, एनाटॉमी की आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, दो ब्रांचेस होती है। ठीक है, दो टाइप्स होती है एनाटॉमी की। एक को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और दूसरी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी में होता क्या है कि दरअसल जब आप किसी चीज को कट लगाते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, तो जो मतलब कि जाहिरन आपको नजर आ रहा हो, जो ऑर्गन्स आपको बिल्कुल कट, आप फ्रॉग की डाइसेक्शन कर रहे हो, फ्रॉग को डाइसेक्ट करने के बाद जब आप उसकी स्किन को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो जो स्टार्ट में आपको स्ट्रक्चर्स अपनी आम आंख से नजर आ रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर्स दूसरी कौन सी, फिर आप टिश्यूज को उठा लेते हैं और उन टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ऑब्जर्व करते हैं, उनके फंक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, किस किस चीज से मिलकर बने हैं। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब हमारे पास एनाटॉमी की दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरे वर्ड में इसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या दूसरे अल्फाज में हम इसको हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो मैंने आपको बताया, आपने मेजर इन दोनों का कंसेप्ट जहन में ये रखना है
कि ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम मतलब आम आंख से भी ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर हमें अपने टिश्यूज को देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए लेकिन जो भी है कि अगर आप देखेंगे, चाहे आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, चाहे आप स्किन को कट लगा के ग्रॉस एनाटॉमी के जरिए चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। तो आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज टाइप ऑफ एनाटॉमी, इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज करते हैं, टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ब्रांच है बायो की, सेल बायोलॉजी। देखिए सेल बायोलॉजी बिल्कुल इसके नाम से ही जाहिर है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये मतलब कि सेल बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखें कि हमारे पास एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी मौजूद होती हैं, वैक्यूल्स भी मौजूद होती हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी है। तो हम क्या करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। इसके अलावा और क्या चीजें सेल के अंदर के सेल बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, सेल का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, ठीक है। इसके अलावा हम सेल की कम्युनिकेशंस को डिस्कस करते हैं, और फिर सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज फंक्शंस को भी क्या करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, और वो कंप्लीट फिर किसका फंक्शन बन जाता है, सेल का फंक्शन बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास 5वें नंबर पर जो बायो की ब्रांच आती है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने फ्रॉग को डाइसेक्ट किया, डाइसेक्शन की फ्रॉग की, उसकी ग्रॉस एनाटॉमी भी देखी, और हमने जो है ना उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी देखी। अब जब हमने चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, हमें ग्रॉस एनाटॉमी पर करते क्यों है कि हमें पता तो हो कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरफ है, किडनी किस तरफ है, ठीक है, या लीवर हमारा किस तरफ है। मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब कि मेरे जो है ना हार्ट में पेन है, या हार्ट में तकलीफ होती है, या किडनी में तकलीफ होती है, तो डॉक्टर को ग्रॉस एनाटॉमी पता होती है, डॉक्टर को पता होता है कि भाई किडनी बॉडी में किस जगह पर मौजूद है। तो मतलब बताया जाता है उनको कि ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके उस ऑर्गेनिज्म का, उस ह्यूमन का, जो भी इफेक्टेड पर्सन आया है उस डॉक्टर के पास। तो मतलब एनाटॉमी में हमें सब चीजों की लोकेशंस का पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर मौजूद है। फिर फिजियोलॉजी में क्या किया जाता है, वो जो ऑर्गन्स, वो जो टिश्यूज हमने एनाटॉमी के अंदर देखे होते हैं, उनके फंक्शंस को डिस्कस किया जाता है। कि मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फिजियोलॉजी हो सकती है डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, आप यहाँ पर लिख लें, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास यूरिनरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, इसी तरह काफी सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो उन सब की फिजियोलॉजी क्या किया जाता है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं। फिर उन ऑर्गन्स के फंक्शंस को डिस्कस किया जाता है कि भाई इसमें खुराक की डाइजेशन तो हो रही है, तो कौन से पार्ट के अंदर क्या चीज अमल कर रही है, कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 6 नंबर पर ब्रांच आती है बायो की, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, मतलब जीन्स की स्टडी करनी होती है। हमने सारी की सारी जेनेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो जीन क्या होता है।
सबसे पहले हमने देखना है कि जीन क्या होता है। इसको सिंपल मतलब कि मैं भी आपको बता देता हूं, वैसे बाद में भी आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ डीएनए, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं बेटा। अब इसकी लोकेशन कहां पर होती है कि मैं ये एक क्रोमोसोम ड्रा कर रहा हूं, ये जो मैंने क्रोमोसोम ड्रा किया है बेटा, ये बना हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जो क्रोमोसोम्स बनाने में हेल्प करती है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का क्रोमोसोम बना होता है। मैंने कहा है कि जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, मतलब कि जाहिर सी बात है जब डीएनए क्रोमोसोम को बना रहा है तो जाहिर सी बात है जीन भी कहां होंगे? इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होंगे। और एक क्रोमोसोम्स के ऊपर काफी ज्यादा तादाद के अंदर क्या होती हैं? जीन्स मौजूद होते हैं। अब इन जीन्स का फंक्शन क्या है? जीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनकी लोकेशन बता दी, होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी ट्रेट्स हैं, हर ट्रेट को एक स्पेसिफिक जीन कंट्रोल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस, आपकी जहानत को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, आपके कलर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आई कलर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, आपके हेयर्स के कलर को अलहदा से कोई जीन कंट्रोल कर रहा है। तो फिर होता क्या है? जेनेटिक्स की ये सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर करते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स फंक्शन, कि जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के खसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। तो हमने जेनेटिक्स के अंदर क्या करना होता है? जीन को स्टडी करना होता है और उस इनहेरिटेंस के अंदर जीन का रोल भी पढ़ना होता है कि जीन इनहेरिटेंस के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें बेटा, मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये क्या है? एक मेल सेल है और ये क्या है? हमारे पास फीमेल सेल है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम कहां होते हैं? मेल के अंदर, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, और फीमेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। एग्जांपल दे रहा हूं। तो बेटा जब गैमेट्स बनते हैं 23 क्रोमोसोम मेल से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स ही कहां से आते हैं? फीमेल से। तो ये मिलकर क्या बना देते हैं? ये हमारे पास डिप्लॉइड थे, मतलब इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कंप्लीट थी, इसलिए हम इनको डिप्लॉइड बोल रहे हैं। और ये हमारे पास हैप्लॉइड है, मतलब इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या है? हाफ हाफ है। ये दोनों हमारे पास हैप्लॉइड है। इनके नतीजे में फिर एक और डिप्लॉइड सेल बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? जाइगोट का। और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर दोबारा मतलब कि अब देखें, ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसने कहां से लिए? मेल से, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसने कहां से लिए? फीमेल से। अब जाहिर सी बात है जब क्रोमोसोम्स गैमीट्स के अंदर आ रहे हैं, वही गैमीट्स मिलके फिर नया ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। ये पेरेंट्स हैं, ये ऑफस्प्रिंग है। तो मैंने आपको बताया क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद होते हैं, जीन मखसूस खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। तो वो ट्रेट्स भी अब देखें वालिदैन से बच्चों के अंदर क्या हो रही है? मुंतकिल हो रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इस कंप्लीट स्टडी को बायो की ब्रांच जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। फिर आपकी बुक में इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7वें नंबर पे बायो की जो ब्रांच आती है एम्ब्रियोलॉजी। इसका भी देख लें बेटा, दो वर्ड हैं, एम्ब्रियो एंड लोगोस, ठीक है। मतलब कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। दरअसल होता क्या है कि ये सबसे पहले मतलब मेल फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेटिंग होती है मेल फीमेल ऑर्गेनिजम्स की, उसके बाद गैमीट्स बनती हैं, गैमीट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो को मतलब हम प्लांट के अंदर नन्हा पौधा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके गिर्द सीड कोट होता है, मतलब एक ऐसा पौधा जो अपनी लाइफ को खुद से सरवाइव ना करा सके,
जिस तरह एक शीरख्वार बच्चा जो पैदा होता है, मतलब जो जहाँ पर पड़ा है उसको वो वहीं पर पड़ा रहता है, अपनी मर्जी से ना खा पी सकता है, ना उठ सकता है, ठीक है, ना बोल सकता है, मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है उस पीरियड ऑफ लाइफ के अंदर, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो प्लांट में भी एम्ब्रियो एक नन्हे पौधे को बोलते हैं जिसको सीड कोट ने क्या कर रखा होता है, कवर कर रखा होता है। सीड कोट उसकी हिफाजत कर रहा होता है, उसको मतलब के बाहर से किसी भी खतरे से क्या कर रहा होता है, बचा रहा होता है। तो उस एम्ब्रियो से लेके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक के तमाम प्रोसेस को हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8वें नंबर पर पैरासाइटोलॉजी। वेरी सिंपल, पैरासाइट एंडोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। आपने एक एक लाइन सबके अंदर लगाते जानी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैरासाइट की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाती हैं, उनकी स्ट्रक्चर को, केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस फैलाते हैं। अच्छा, फिर उस पैरासाइट का होस्ट के साथ क्या है रिलेशनशिप, क्या बनता है। फिर यहाँ पर बेटा हमारे पास पैरासाइट की दो टाइप्स आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में लिखी हुई है। एक को हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, दूसरे को हम एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब बाहर, वो पैरासाइट जो अपने होस्ट के बाहर रह के बीमारी फैलाएं, और एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट जो अपने होस्ट के अंदर जाके क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट आपने याद कर लेना है इसको, एक्टो एंडोपैरासाइट। ये हमारे पास बेटा आज का टॉपिक था, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लेक्चर मैंने इसको 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने 8 ब्रांचेस आपको पढ़ाई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको मजीद जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं, पार्ट 2 हम इसका बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से बाकी की ब्रांचेस को भी क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन के अंदर तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।